आज से 1.5 साल पहले दुनिया की जो जीडीपी की रैंकिंग्स थी उसमें एक बहुत ही बड़ा उथल पुथल हुआ ये था कि भारत के द्वारा यूके को पछाड़ते हुए दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी का खिताब हासिल किया गया था। लेकिन आज हम उसी रैंकिंग में एक और बड़ा बदलाव देख रहे हैं, जिसमें कि जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी थी अभी तक जापान, वो अब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं रही है और जापान जो है वो स्लिप कर चुकी है टू दी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी और अब जो तीसरे नंबर पर है वो जर्मनी आई है। यहाँ पर असल में जर्मनी में हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिली, बल्कि जापान में हमें रिसेशन देखने को मिला है, जिसकी वजह से वो अपनी ही कुछ गलतियों की वजह से अब नंबर 3 से 4th रैंक पर आ चुकी है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, खबर जो है कल रात को ही सामने आई है, जापान इज नो लॉन्गर द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी एज इट स्लिप्स इनटू रिसेशन। और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे ये बड़ा ही एक अनएक्सपेक्टेड मूव था, बिकॉज जहां पर लग रहा था कि जापान में हमें सडनली ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां का भी जो सेंट्रल बैंक था वो बाकी दुनिया के सेंट्रल बैंकों की तरह वो लोग भी इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहे थे इस उम्मीद में कि वहां पर इन्फ्लेशन को काबू में किया जाएगा, स्पेंडिंग बढ़ जाएगी और धीरे धीरे जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है और इसीलिए ये वाली खबर यहाँ पर इस तरीके से पढ़िए, ये कहती है कि जापान अनएक्सपेक्टेडली स्लिप्स इनटू रिसेशन, मतलब कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था और उसके बावजूद भी जापान जो है वो आज रिसेशन में जा चुका है। आप यहाँ पर देख पाएंगे, आंकड़ों की बात करें 2023 की अगर मैं पूरी बात करूं, मतलब जो पूरा पिछला कैलेंडर वर्ष निकल चुका है उसकी दोस्तों बात करें तो जापान की नॉमिनल जीडीपी ग्रो करी है 5.7% से, और इसमें ग्रोथ करने के बावजूद भी जो अल्टीमेटली ये ट्रिलियन येन में अगर हम आंकड़े की बात करें तो 591.48 ट्रिलियन येन है। लेकिन अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं यूएस डॉलर में तो ये केवल 4.2 ट्रिलियन डॉलर ही बनता है। ये एवरेज एक्सचेंज रेट के हिसाब से लिया जाता है। लेकिन जर्मनी ऑन दी अदर हैंड, वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो ग्रो करी 6.3% और यूरोज में तो ये वाला आंकड़ा था, लेकिन यूएस डॉलर में जो आंकड़ा था वो 4.46 ट्रिलियन डॉलर का था, जिसकी वजह से अब जो जर्मनी है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी इन द एंटायर वर्ल्ड, और जो जापान है वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है इन द एंटायर वर्ल्ड। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि एग्जैक्टली यहाँ पर जापान में ऐसा क्या हुआ कि सारी चीज़ें सही करने के बावजूद भी आज जापान की जो इकोनॉमी है वो मंदी में जा चुकी है, एंड इस पूरी चीज़ का प्रभाव भारत के ऊपर क्या पड़ने वाला है उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर में, और साथ में उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के सिविल लाइंस में भी आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में आपको यूपीएससी के 2025 एवं 26 के जो फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं वो अवेलेबल करवाए जाते हैं। इतना ही नहीं, आपको प्रयागराज वाले सेंटर में हम लोग यूपी पीसीएस का कोर्स भी उपलब्ध करवा रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं दोस्तों, तो नीचे दिए गए लिंक्स पे जाकर के आपको क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बिटली लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक कीजिए, अपनी कुछ जानकारी भरिए, मेरा ये वाला कोड भरिए, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और मेक श्योर करेगी कि आपकी क्वेरीज को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा प्रायोरिटी बेसिस पे। ऑल राइट, आज से 13 साल पहले की बात है, बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। जापान जो कि 40 सालों से दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बना हुआ था और कहा जा रहा था कि जापान अमेरिका को भी ओवरटेक कर जाएगा, लेकिन बड़ा बदलाव क्या हुआ था, चाइना सडनली उभर के आता है और जापान को पछाड़ देता है। ये खबर है 14 फरवरी 2011 की। आप देखिए, एग्जैक्टली 13 साल पहले, बड़ी कोइंसिडेंटल डेट है कि तब भी 14 फरवरी को ही हमें ये वाला एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला था। तब चाइना सडनली सामने आया और जापान को ओवरटेक करके 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाता है। लेकिन अब हमें क्या देखने को मिला है, जापान में जो पिछला वर्ष गया है 2023 के, मैं कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूं, उस कैलेंडर ईयर में दोस्तों जो Q3 था जापान का, उसमें हमें जीडीपी में 3.3% की कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली है। जो Q4 था उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 0.1% की कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे Q4 में हमें 0.4% की कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली है।
और यहाँ पर क्या कहा जा रहा था कि जो Q4 है उसमें कॉन्ट्रैक्शन की उम्मीद ही नहीं थी वहाँ पर, बल्कि एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद 0.3% का हमें उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि अब दो लगातार तिमाहियों में हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली है, यही परिभाषा होती है रिसेशन की कि जब हमें दो कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, इसी को दोस्तों हम लोग रिसेशन बोल देते हैं। माइंड यू, आपको रिसेशन और डिप्रेशन को कंफ्यूज नहीं करना। इकोनॉमिक डिप्रेशन तब कहा जाता है जब किसी भी कंट्री की जो जीडीपी है वो लगातार 1 साल या उससे अधिक समय तक गिरती रहे, उसको हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं। लेकिन अगर 2 तिमाहियों तक गिरती है उसको हम लोग यहाँ पे रिसेशन का नाम देते हैं, जो कि जापान ने फेस किया है। यहाँ पे 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली। नंबर 1, जैसे ही जापान का ये आंकड़े सामने आए, ये आज ही थर्सडे के दिन ही सामने आए थे, और हैरानी वाली बात ये थी कि जैसे ही आंकड़े सामने आए जापान की स्टॉक मार्केट में हमें उछाल देखने को मिला। वहां का जो बेंचमार्क इंडेक्स है, जो सूचकांक है, जैसे भारत में निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, वैसे वहां का जो इंडेक्स है उसको निकेई 225 कहा जाता है, जिसमें हमें 0.65% का उछाल देखने को मिला। अब ये काफ़ी हैरानी वाली बात थी। आप भी सोचेंगे कि जहां एक तरफ जीडीपी गिर रही है तो स्टॉक मार्केट में उछाल देखने को क्यों मिला है। देखिए, अभी तक जापान के जो सेंट्रल बैंक का स्टैंस था, एज वेरी सिमिलर टू अदर सेंट्रल बैंक्स के स्टैंस दुनिया भर में, क्या हो रहा था कि ये लोग अपने इंटरेस्ट रेट्स को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाकर रखा हुआ था, जिसकी वजह से ये क्या कर रहे थे कि इकोनॉमी में जो पैसा है वो कम जाएगा, इकोनॉमी में पैसा कम जाएगा तो इन्फ्लेशन को काबू में लाया जाएगा। लेकिन अब जापान के निवेशकों का ये मानना है कि क्योंकि अब जीडीपी भी ग्रोथ नहीं कर रही है, तो अब जो बैंक ऑफ जापान है वो मजबूर हो जाएगा कि उसको अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम ही करना पड़ेगा, यानी कि रेट कट करना पड़ेगा। और इसी उम्मीद में स्टॉक मार्केट पहले ही बढ़ गई है कि अगर रेट कट किया जाएगा तो इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा आएगा, जिससे कि वहाँ की जो स्टॉक मार्केट है वो इसीलिए पहले ही बढ़ गई। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, इसका जो चार्ट है ये 15 फरवरी का चार्ट है। यहाँ पर हमें सडन ये मूवमेंट देखने को मिली है, और इस चीज़ को लेकर बल्कि कई सारे एनालिस्ट का ये मानना है कि ये जो यहाँ पर ग्रोथ पिक्चर हमें देखने को मिल रही है, दिस मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर द बैंक ऑफ जापान टू टाइटन द पॉलिसी। मतलब कि अब पॉलिसी मेजर्स को और टाइटन नहीं किया जा सकता है, अब पॉलिसी मेजर्स को ना चाहते हुए भी रिलैक्स ही करना पड़ेगा। भले इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पर काबू में आए या ना आए, लेकिन जीडीपी की ग्रोथ भी करनी बड़ी मुश्किल है। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही हमने यहाँ से ये भी एक लेसन है कि किस तरीके से सेंट्रल बैंक्स अपनी पॉलिसी मेजर्स को लेते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पॉलिसी मेजर्स जो आपने यहाँ पे टारगेट किया था आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में आपको अपनी पूरी पॉलिसी मेजर्स को रीथिंक करना पड़ सकता है। खैर, जापान की इकोनॉमी के गिरने में, जीडीपी के गिरने में एक और बड़ी भूमिका जापान की करेंसी की भी रही है। देखिए, जापान की जो करेंसी है पिछले 3 साल से, वैसे ही वो यूएस डॉलर के कंपैरिजन में काफ़ी वीक करेंसी मानी जाती है, लेकिन पिछले 3 साल से लगातार गिरती जा रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये चार्ट दिखाता है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर टू दी जापानीज येन, और ये चार्ट ग्रीन कलर में है। और आप देखिए लगातार पिछले 2021 से पहले यहाँ पर बढ़ा, उसके बाद यहाँ पर सडनली बढ़ा, अब उसके बाद थोड़ा डिप हुआ था, लेकिन उसके बाद वापस से बढ़ते हुए अल्टीमेटली 2021 से लेकर 24 तक ये वाला चार्ट ऊपर ही गया है। मतलब कि यूएस डॉलर विद रिस्पेक्ट टू जापानीज येन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुका है। मतलब कि जापानीज येन अपने आप में काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। नाउ इवन दो जापान की जो इकोनॉमी है या उनकी जो टोटल नॉमिनल जीडीपी है, हो सकता है वो बढ़ रही हो, लेकिन जो जापानीज येन में उनकी जो ये जीडीपी बढ़ भी रही है, उसके बढ़ने के बावजूद भी क्या है कि एक्सचेंज रेट बहुत कम है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल नंबर, जब उसी नंबर को हम लोग डॉलर में कैलकुलेट करते हैं तो पता लगता है कि ये आंकड़ा एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। नाउ इसके 2 और प्रॉब्लम्स हैं। हमें लगता है कि अगर किसी कंट्री की जो करेंसी है वो गिर रही है तो उनके एक्सपोर्ट्स को फ़ायदा होगा। जी हाँ, एक्सपोर्ट्स को तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन व्हाट अबाउट द पीपल जो कि उस कंट्री के अंदर रहते हैं। जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी गिर जाती है, मतलब कि करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो गई है। करेंसी की वैल्यू कम हो गई है मतलब महंगाई बहुत बढ़ गई है। अगर दोस्तों महंगाई बहुत बढ़ गई है तो लोग खर्च करना बंद कर देते हैं। लोगों को लगता है कि अब हमारे पास पैसे कम हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो हाउस होल्ड स्पेंडिंग है, जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है वो गिर जाती है। और यही हमें
हमें जापान में देखने को मिला है कि जहां एक तरफ सेंट्रल बैंक ये कोशिश कर रहा था कि हम लोग इंटरेस्ट रेट्स को काबू में रखेंगे और हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि जो जनता है वो स्पेंडिंग को बढ़ाए, लेकिन यहाँ पे जनता के द्वारा स्पेंडिंग को बढ़ाया नहीं गया बिकॉज डोमेस्टिक करेंसी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। प्राइवेट कंजम्पशन को लेकर आंकड़े सामने आए हैं कि बेसिकली उसमें 0.2% की गिरावट देखने को मिली है बिकॉज राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग हो चुकी है और जो रियल वेजेस हैं उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। अब ये सब इसीलिए हो रहा है बिकॉज करेंसी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। ये वाला जो एक और इफेक्ट था, इसकी वजह से भी आज जापान की जीडीपी की ये हालात हमें देखने को मिले हैं और ये हालात जापान के लिए बहुत जल्दी सुधरने नहीं वाले बिकॉज आज से ही नहीं, लगभग पिछले 10-15 सालों से जापान जूझ रहा है विद समथिंग नोन एज द डेमोग्राफिक क्राइसिस बिकॉज जापान में जो आबादी है वो एक बहुत ही एजिंग आबादी है जिसको सीनाइल पॉपुलेशन कहा जाता है, या फिर ये कह लीजिए कि वहाँ पर जो एवरेज एज है पूरी जापान की बहुत हाई है, मतलब कि उनको यंग लोगों की ज़रूरत है लेकिन वहाँ पे उनके पास यंग लोग अवेलेबल नहीं है। तो इट इज़ हाईली डिफ़िकल्ट कि जापान जो है वो इन मुश्किल समय से आसानी से निकल पाएगा बिकॉज जीडीपी की ग्रोथ के लिए हमें यंग पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अब जो ये उथल पुथल देखने को मिली है, अब क्या हो चुका है कि यूएसए नंबर 1 पे है, चाइना नंबर 2 पे है, जर्मनी 3 पे, जापान 4 पे और हमारा भारत नंबर 5 पे देखने को मिलता है। आईएमएफ का अब ये कहना है कि अब क्योंकि इंडिया के पास एक लार्ज ग्रोइंग यंग पॉपुलेशन है तो जापान को वो 2026 में ओवरटेक करेगा और जर्मनी को 2027 में ओवरटेक करते हुए दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग 2027 में ही बन जाएंगे। वी विल नॉट हैव टू वेट अप अंटिल 2030 या फिर उसके बाद तक हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। आज से 3 साल के बाद ही इंडिया दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। आप लोग इस पूरी चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अगर आपको इनमें से किसी में भी आपको कोई भी डाउट है, आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिएगा और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।